लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर हम किसी कॉइल में करंट को भेजते हैं तो अगर वही कॉइल करंट को अगर अपोज करता है तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जिस जिसमें भेजा उसी ने किया अपोज तो वो क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी दे दिया था, एल डी आई बाई डी टी था ईएमएफ के इक्वल। आज हम समझने जा रहे हैं एक दूसरा टर्म, उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हमने किसी कॉइल में करंट को भेजा ऐसे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ दूसरा कॉइल लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, लगा दे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया। जैसे क्लोज किया हमने, यहाँ पे क्या होगा, करंट बनेगी, और वो करंट जो होगी वो समय के साथ इंक्रीज करेगी, बहुत कम सेकेंड के लिए करती है। जैसे यहाँ पे करंट इंक्रीज करेगी, वहां वैसे क्या होता है, इसके साथ जो होता है ना, यहाँ पे फील्ड बनेगा। ये फील्ड जो होता है ना, इसके साथ लिंक होता है। अब जब फील्ड इसके साथ लिंक होगा तो फील्ड का जो लिंकेज होता है उससे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। और जैसे करंट बना, यहाँ का फील्ड बढ़ा तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो यहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे करंट बनता है, ठीक है। इसकी वजह से कहाँ पे करंट बनता है, सेकेंड कॉइल, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में करंट को भेजा उसको क्या बोला, प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल में करंट बना उसको हमें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे जो करंट बनता है ना, वो ऐसा बनेगा, और डायरेक्शन उसका इस तरह से होगा कि ये जो फील्ड जो यहाँ पे आ रहा है इसको ये क्या करे, कम करे। मतलब ये कैसा, यहाँ पे कैसा करंट फ्लो करेगा, ताकि यहाँ पर जो फील्ड बने वो कैसा बने, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इस डायरेक्शन में फील्ड बनने के लिए ऐसा होना चाहिए ना, मैग्नेट नॉर्थ होना चाहिए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बनेगा ऐसा, अगर यहाँ से देखेंगे तो करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसा, ठीक है। अगर यहाँ पे फील्ड अगर ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे अपोज करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है तो ये अपोज करेगा, अपोज करने के लिए डायरेक्शन अपोजिट बनाएगा, डायरेक्शन अपोजिट बनाएगा तो ये करंट ऐसा बहेगा इसमें कि इसको अपोज करे, ठीक है। ये जो हुआ ना फिनोमेना, ठीक है, इस कॉइल ने दूसरे कॉइल में करंट बनाया और दूसरे कॉइल पे अपोज किया। ये यहाँ पे सेल्फ हो रहा होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस दोनों की बात करें तो यहाँ म्यूचुअल हो रहा है, मतलब कि साथ साथ। इस दूसरे वाले ने पहले वाले को किया, ये सेल्फ तो हो नहीं सकता है, दूसरे वाले ने किया ना, ये म्यूचुअल हो गया, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसमें, when current is changed in a primary coil
then the secondary coil opposes this change in the primary coil. This phenomena is called mutual equivalence. बात यहाँ पर भी ऑपोजिशन की है, ठीक है, लेंस लॉ सब कुछ वही लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉइल अपोज करता है बस, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया भाई। दूसरी बात कि अगर वहां पे करंट अगर डिक्रीज कर रहा होता तो वो प्राइमरी कॉइल में, जैसे कि हमने स्विच को क्लोज कर दिया, अब करंट प्राइमरी कॉइल में डिक्रीज कर रहा है। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज कर रहा है तो सेकेंडरी कॉइल अपने सामने में रख दिया। सेकेंडरी कॉइल मतलब एक सिंपल सा कॉइल जिसमें बैटरी नहीं लगी, ठीक है, जिसमें बैटरी नहीं लगी होती उसको सेकेंडरी कहते हैं। जिसमें करंट को डायरेक्टली फ्लो करवाते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, और कुछ नहीं। अब मान लो प्राइमरी कॉइल में करंट कम हो रहा है तो क्या होगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, वो लिंक हो जाएगा सेकेंडरी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो अब क्या करेगा, सेकेंडरी अपने आप में करंट ऐसा बहाएगा कि वो कम हो रहा है तो उसको वो सपोर्ट करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे करंट अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और ये फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो ये अपोज करेगा और ये सेकेंडरी फील्ड इधर बनाएगा ताकि इस फील्ड को कम कर सके। अगर सोचो अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज करता है, यहाँ पे फील्ड भी डिक्रीज करता, यहाँ पे फ्लक्स भी डिक्रीज करता, तो क्या करता, अगर ये डिक्रीज कर रहा होता ना वैल्यू, तो ये सपोर्ट के तौर पे करंट को, सपोर्ट के तौर पे ये फील्ड इधर बनाता, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग करंट होता तो सपोर्ट के तौर पे बनाता क्योंकि कम हो रहा है, तो क्या कैसा होता है यहाँ पे, तो इधर बनता, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा करता, तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ करंट जो होता है फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा चेंज को हमेशा अपोज करता है। फील्ड अगर बढ़ रहा है यहाँ पे तो ये फील्ड ऐसा बनाएगा, कम करेगा, उसके लिए करंट अकॉर्डिंगली बनाएगा ये, ठीक है। इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी ना यहाँ से नॉर्थ पोल ऐसे जाएगा। और अगर ये यहाँ पे करंट अगर हम रिड्यूस करते हैं तो फील्ड डिक्रीज करता, डिक्रीज करने के लिए ये कैसा करंट बनाता है, ये ऐसा बनाता कि ये इस सेकेंडरी की वजह से जो करंट की जो फील्ड बने वो इसको सपोर्ट करे, तो ऐसा, तो फिर करंट कैसी हो जाती, फिर अगर हम देखते हैं तो फिर ये ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है, क्योंकि अगर ये मान लो फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसे साउथ जाता ना, नॉर्थ से निकलता है, ठीक है, साउथ पे घुसता है, तो फिर क्या होता, सपोर्ट करता, सपोर्ट करने के इधर साउथ पोल होता इस कॉइल का। साउथ पोल मतलब क्या ऐसा था, क्लॉकवाइज करंट का ना, साउथ पोल ऐसा था ऐसा। तो करंट घटाने या बढ़ाने से, ठीक है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, या करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने पे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, वो चेंज करता है, ठीक है। आई बात समझ में। बेसिक नियम एक ही था, अपोज करना, बढ़ेगा तो घटाएगा, घटाएगा तो बढ़ाएगा, ओके। अब इसके लिए हम देखते हैं कि याद करो हमने क्या देखा था, टोटल N5 was proportional to, N5 को क्या लिखते थे, Li लिखते थे, इसको लिखते थे 5T इक्वल्स टू Li, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू 5T अपॉन I। यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ पे लिखेंगे N2 इक्वल्स टू Mi1। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड कॉइल जो कि सेकेंडरी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स। 5 क्या हो गया, फ्लक्स विथ वन कॉइल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का, इनटू I1।
ठीक है। ये I1 क्या हो गया, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये 1 जो है ना, 1 ये जितना भी 1 वाली चीज आ रही है वो सब प्राइमरी के लिए, और जो 2 वाली चीजें जो आ रही है ना वो किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। जिसके पास बैटरी नहीं है वो सेकेंडरी है, जिसके पास बैटरी है वो प्राइमरी है। N252 टोटल फ्लक्स विद सेकेंडरी इक्वल्स टू M। M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ये भी जैसे L एक कांस्टेंट था ना, वैसे M भी क्या होता है, दो कॉइल के लिए कांस्टेंट होता है। ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एरिया कैसा है, कॉइल को कैसे प्लेस किया गया है। अगर ऐसे प्लेस करते हैं तो M अलग होगा, अगर हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया तो M अलग होता है, ठीक है। तो M क्या होता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे रखा गया दो कॉइल को, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे L कैसा था, एक कांस्टेंट था ना सिंगल क्लीवाज, यहाँ पे M कांस्टेंट होता है दो कॉइल के लिए। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फॉर प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ 5T = MI1। तो M क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स बाय I1। कुछ नहीं है, जो पहले किया था ना, जो सेल्फ इंडक्टेंस में किया था वही, तो यहाँ भी वही चीज करें। यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स सेकेंड के साथ लिंक हो रहा है। I1 क्यों लिखा है, क्योंकि कौन बना रहा है यहाँ पे फ्लक्स, करंट इन द प्राइमरी कॉइल बना रहा है। ये हमारा बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। अगर हमने फ्लक्स को बढ़ा दें, अगर हमारा करंट बढ़ जाएगा प्राइमरी में, तो करंट बढ़ जाएगा प्राइमरी में, तो सेकेंडरी के साथ ज्यादा फ्लक्स बनेगा। इन सच ए वे की करंट रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अगर तुमने कॉइल को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रख दिया, ऐसा के रख दिया, ठीक है, सब कुछ टर्न बट सब कुछ समय के साथ कुछ बदल नहीं रहा, या करंट बढ़ा भी देगी ना, ठीक है, तो भी M की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कैसे रखा है, कितने टर्न्स है, कितना एरिया, उसके ऊपर। अब देखो, ये वाली डेफिनेशन जो होती है ना, इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स नापने का कोई तरीका तो होता नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसको ऐसा लिख दिया MI1 = 5T। डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, MdI1/dt = -d5T/dt, माइनस से लगा दो दोनों तरफ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ये वक्त था, E = M, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और इसी को हम क्या ले सकते हैं, E = MdI1। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें ना, अगर तो बिल्कुल से सेल्फ इंडक्टेंस वाली कहानी यहाँ पे रिपीट होगी। सो बेसिक अब हमसे बोल देगा कि अगर M को डिफाइन करो, तो बड़ा आसान है, जैसे कल हमने डेफिनेशन बना के लिखी थी वैसे बना के लिख दो। M किसके इक्वल होता है, EMF के इक्वल होता है। हमने सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस यहाँ पे क्या किया, हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। हमने देखा कि जब प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को बढ़ाया 1 एम्पियर 1 सेकंड में, तो या इस सेकेंडरी में जो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा दो एंड के क्रॉस, गैल्वेनोमीटर हटा के क्या लगा दो, वोल्टमीटर लगा दो, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने करंट को बढ़ाया 1 एम्पियर 1 सेकंड, यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा इस दो पॉइंट के क्रॉस, वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन जैसे कल लिखे थे ना, हम लोग बना के खुद से लिख दो कि di/dt = 1 और M = E, ठीक है। जैसे उस कल हमने सीखा था L के लिए, ठीक है। M का भी यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा 1 हेनरी क्या होगा, तो 1 हेनरी यहाँ पे तुम बना के लिख सकते हो। अगर आपने 1 एम्पियर 1 सेकंड में चेंज किया प्राइमरी कॉइल में, तो जो वोल्टेज और वोल्टेज अगर सेकेंडरी में क्रिएट हो रहा है 1 वोल्ट, तो अब क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा सिस्टम का होता है, क्योंकि दो कॉइल है ना, ठीक है, इसलिए। और एक खास बात तुम अभी आगे जाके सीखोगे भी, कि अगर हमने प्राइमरी में भेजा और सेकेंडरी में करंट बनाते हैं, प्राइमरी में हमने ओरिजिनल करंट भेजा और सेकेंडरी में बनाते हैं,
तो मान लो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है इसके लिए M21, और अगर हमने क्या किया, नहीं हमने बैटरी यहाँ से निकाल दी और यहाँ से वोल्टमीटर निकाल दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसमें करंट भेजा और इसमें ओरिजिनल करंट भेजा है, और इसमें इंड्यूस करंट पैदा करते हैं, तो भी अगर हम निकालते रहा सब कुछ मेजर करके, तो वो आता मान लो M12, दोनों की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, एकदम इंटर रिलेटेड होता है। इसका हम लोग अभी प्रूफ छोटा सा देख भी लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बात ये अभी याद कर जाओ, तो बस अभी वही प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, सिर्फ सेल्फ इंडक्टर्स को अच्छे से समझ जाओ, म्यूचुअल इंडक्टर्स तुमको अपने आ जाएगा, मैं इसलिए लिखा ही रहा हूँ उसको। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग solenoid, टू लॉन्ग कोएक्सियल ठीक है, यहाँ से समझना लॉन्ग है और कोएक्सियल है, मतलब हमारे पास ऐसे करके कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, और हमने क्या किया, इसके ऊपर लगा दी दूसरी कॉइल, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। देखो मैंने बोला ना कि अलग ये अगर सेटअप अगर मान लो मैंने ऐसा रख दिया ब्लू वाले को, तो एम अलग हो जाएगा, अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर रख दिया एम अलग हो जाएगा। तो आपको कौन सा वाला पढ़ना है, आपको ऐसा वाला पढ़ना जिसमें को एक्सिस, मतलब दोनों के एक्सिस सेम है, आपको यही वाला पढ़ना है, और ये सबसे सिंपल है, और हमारे सिलेबस में बस यही इतना ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पे करंट बनेगा, तो व्हाट इज द, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एम, जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, एक प्राइमरी कॉइल, फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज प्राइमरी के पास तो बैटरी है, ये हमारा ब्लू वाला सेकेंडरी है, ये ब्लैक वाला प्राइमरी है, इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई वन, ठीक है। यहाँ पे मैं I1 करेक्ट क्यों नाम दे रहा हूँ, बिकॉज ये प्राइमरी के लिए 1 यूज होता है, देयरफॉर फ्लक्स विथ सेकेंडरी इक्वल टू हो जाएगा यू डॉट एन आई वन इंटू ए इंटू एन टू, ठीक है। यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया स्मॉल एरिया, और एन टू क्या हो गया, थर्ड से सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसको समझना एक बार ध्यान से कि यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है, फील्ड यहाँ पे प्राइमरी क्रिएट कर रहा है, यही वाला फील्ड जो प्राइमरी क्रिएट करेगा यहाँ पर, ये फील्ड ऐसे जाएगा प्राइमरी में, ठीक है। ये जो प्राइमरी जो क्रिएट करेगा फील्ड, ये ऐसे गए, ठीक है। देखो ब्लैक से पास कर रहा है ना, वही तो जुड़ रहा है ब्लू के साथ, देखो ये एक एरिया, एक कॉइल का जो ब्लू है उसके एक कॉइल के साथ कितना जुड़ेगा,
तो फील्ड इनटू एरिया, यहाँ पे इसके पास N2 टर्न्स है तो N2 के साथ कितना लोड रहेगा, इनटू N2 कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए को मैंने ये नहीं लिखा कि वो प्राइमरी है कि वो सेकेंडरी है, ए मैंने लिखा छोटा एरिया। देखो इसको समझना ध्यान से। अगर मान लो प्राइमरी कॉइल का एरिया छोटा है, जैसे ब्लैक वाला छोटा है, तो मान लो कि अगर ब्लैक वाला छोटा है तो फील्ड कितने रीजन में कॉन्फाइंड होगा, ऑब्वियस ही बात है फील्ड जो हमारा होगा वो इतने से रीजन में कॉन्फाइंड होगा ना, इतने से रीजन में, और इतने से रीजन में तो जो फील्ड जो जुड़ेगा सेकेंडरी के साथ वो तो इतने से रीजन में जुड़ेगा, भले सेकेंडरी कितना बड़ा हो। मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है ऐसे पानी की, ऐसे एक पाइप है पानी की, और इस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, ये दीवार है बड़ी सी, तो दीवार कितनी गीली होगी, इतनी सी गीली होगी ना। जो छोटा एरिया, ठीक है, पाइप का छोटा एरिया, भले दीवार बड़ी हो लेकिन चूंकि एरिया जिससे पानी निकल रहा है वही कम है तो दीवार तो कम ही गीली होगी। अच्छा, दूसरा देखो, अगर मान लो ऐसा हो कि ये पाइप ऐसी है, ठीक है, पाइप चौड़ी है, यहाँ पे अगर दीवार ही मान लो कोई ऐसा कोई मेटल का पीस या कुछ भी पड़ा हो इतना सा, पानी पूरा फ्लो कर रहा है, दीवार कितनी गीली होगी, ये जो भी एरिया इसका वही ना गीली होगी भले पाइप बड़ा हो। इन द सेम वे अगर मान लो हमने करंट को भेजा प्राइमरी में तो प्राइमरी का एरिया छोटा है, तो जो छोटा वाला एरिया है उतना ही एरिया ऑफ द सेकेंडरी के साथ फ्लक्स का लिंकेज होगा, भले सेकेंडरी का एरिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, अगर उल्टा होता, अगर हमने भेजा होता ब्लू में, अगर करंट भेजते और नीचे में होता तो ऑब्वियसली बात है ये एरिया बड़ा है ब्लू वाला, लेकिन कितना फ्लक्स लिंक होता ब्लैक वाले के साथ तब, तो जितना ब्लैक का एरिया होता जो छोटा होता। देख रहे हो आप, ये बात समझ में आ रही है। ये पानी वाला एग्जांपल देखो, ठीक है, पाइप पतला है, दीवार बड़ी है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटा पाइप का, उतना उतना ही दीवार गीला होगा। पाइप चौड़ा ले लिया हमने, ठीक है, पाइप चौड़ा ले लिया हमने लेकिन दीवार छोटी है, तो कितनी दीवार होगी, तो दीवार है ही नहीं, एक्स्ट्रा ही नहीं है, तो दीवार जो छोटा सा पार्ट है वही गीला होगा, तो छोटा सा पार्ट गीला होगा। ठीक है, ऐसा, तो ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसलिए लिखे छोटा एरिया लिखा। अब उसके बाद देखो फ्लक्स विद सेकेंडरी, अब हमने क्या सीखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा फ्लक्स इन द प्राइमरी, फ्लक्स बाय इन द सेकेंडरी बाय करंट इन द प्राइमरी, दिस फ्लक्स इन द सेकेंडरी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू, अभी फ्लक्स कितना डी नॉट एन, इसको n1 कर दो, ठीक है, टर्म डेंसिटी इन द प्राइमरी इनटू a इनटू n2 बाय i1, यहाँ पे i1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ n1 बाय एल n2 बाय एल इनटू a, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब सोचो ना, अगर मान लो मैंने अगर करंट भेजा होता सेकेंडरी में तो यहाँ पे क्या लिखता, n2 लिखता, यहाँ पे मैं i2 लिखता, यहाँ पे मैं n1 लिखता। ठीक है, अगर वैसा एरिया तो मैंने बोला था छोटा ही लेंगे हमेशा, ठीक है, तो एरिया छोटा वाला लेते हैं, तो भी कट करते रहा, ठीक है, तो भी हमारा आंसर यही आता। तो यहाँ पे मैं लिखता, अगर क्या कहते हैं M21 लिखूं, ठीक है, या मैं M12 लिखूं, ठीक है, बात एक ही आएगी, मैं करंट को प्राइमरी इस पे भेजूं और M21 निकाल लूं, या मैं करंट को ब्लू में भेज करके M12 निकाल लूं, आंसर में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो मैंने बताई बात अभी, ठीक है? इसको फटाफट नोट करो। ठीक
है, अब लास्ट टॉपिक हमारा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। टॉपिक का नाम होगा एडी करंट। एडी करंट की बात करेगा तो एक अभी तक हम पढ़ते क्या है, सीधी सी बात है, कॉइल है, ठीक है, मैग्नेट है, मास लेकर के आओ, ठीक है, ये जैसे नॉर्थ पोल लेकर के आएंगे, करंट फ्लो करेगा इस सच्चे में, ठीक है, कि यहाँ पे भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, इसको अपोज करेगा। ये करंट ऐसा बनता है ना, ठीक है, कि ये अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको दिखेगा ये ऐसा जाएगा, एंटी क्लॉक, ठीक है, ये करंट ऐसा फ्लो करेगा कि इसको कि ऐसा पोल बने कि इसको अपोज करे। यही पढ़ते हैं, लेंस लॉ यही था ना, सीधी सी बात। अब बात करते हैं हम लोग ऐसी कि ये तो कॉइल होता है, कॉइल समझ में आता है ना, देखिए जो अंदर से खोखला हो, ठीक है, एक पतली सी वायर ली, उसको हमने ऐसे के बना दिया, ऐसे ये कॉइल हो गया। तो जो अगर अगर मान लो यहाँ पे एक अलग कहानी हो जाए कि यहाँ पे हमारे पास तो एक डिस्क है, एक प्लेट है, जो तो प्लेट, ठीक है, एल्यूमिनियम की प्लेट है, कोई भी मेटल की प्लेट है, हम यहाँ पे मैग्नेट लेकर के आते हैं, तो क्या यहाँ पे करंट बनेगा? तो ऑब्वियसली बात है करंट बनेगा। क्यों बनेगा? जिस कॉइल में करंट बनती थी उसमें इलेक्ट्रॉन था जो कि घूमता था, वो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता था पूरी वायर में घूमता था तो उससे करंट बनती थी। ये जो मेटल की जो डिस्क है, ठीक है, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो करंट बनाएगा, और ये भी करंट ऐसा बनाता है कि ये अगर इसे पास लेकर के आ रहे तो ये करंट ऐसा बनाएगा कि इसके मोशन को अपोज करे, ठीक है, और अगर इसको दूर लेकर के जाएंगे तो भी ऐसा करंट डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा ताकि मोशन को अपोज करे, खींचेगा अपनी तरफ, तो दूर लेके जाएंगे। तो ये जो करंट बनती है ना मेटल डिस्क में, ठीक है, हमारे पास अगर ऐसा का मान लो, ऐसे अगर एक ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब जो है पूरा मेटल का बना हुआ है, अब यहाँ पे एक मैग्नेट लेकर के आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो मेटल का क्यूब है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैग्नेट लेकर के आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इसमें घूमते हैं, ठीक है, और जब ये घूमते हैं ना गोल गोल घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेट कैसा लेकर के आ रहे हैं, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, सर्कल में घूमते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। तो ये जो सर्कल जो होते हैं ना, जैसे ये पता है, जैसे कभी तुम अगर जाओ ना एडीज, एडी का मतलब क्या होता है, जो टॉपिक हमारा है ना एडी करंट, एडी का मतलब क्या होता है देखा होगा, नदी के पास क्या होती है, जब जहाँ पत्थर होते हैं ना, ठीक है, वहां पानी का जब फ्लो होता है ना, तो पानी गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एडीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, जैसे वाटर करंट फॉर्म होती है पत्थर के पास, ठीक है, जैसे पानी गोल गोल घूमता है, इसलिए इस करंट जो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडी करंट इस करंट formed in metal pieces with flux is changed around them. ठीक है, these are in this current या electrons moving circular path, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं। और ये करते क्या, they tend to oppose the change in magnetic flux। जो काम करता था कॉइल वही काम करता है, तो बस फर्क ये होता है वो कॉइल में बनता था, ये मेटल के बड़े बड़े चंक में बनता, पीसेज में बनता, सॉलिड में बनता है, ठीक है।
इसकी अपने ना देखो, एडी करंट अगर हम देखा जाए तो एडी करंट हमारे लिए फायदे वाली चीज है कि नुकसान वाली चीज है। तो याद रखना, फायदा नुकसान कुछ नहीं होता है, हम उसको किस तरह से यूज करते हैं वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखो एग्जांपल ले लो, पहले ये थोड़ा सा इसका हम लोग ना इसका थोड़ा सा फिनोमिना देख लेते हैं, फिर इसके हम लोग आएंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे। मान लो कि ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मान लो एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक फिक्स टाइट कर दिया, और यहाँ पे आपने एक प्लेट ली मेटल की। ये प्लेट मेटल की है, मेटल कुछ भी हो सकता है, और कॉपर भी हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके स्विंग करवाया, ठीक है, ऐसे पेंडुलम वैसे हिलाया हमने। जैसे क्या होता है, जैसे ये बाहर होगी ना, ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये बाहर से जैसे अंदर आएगी, ठीक है, मान लो ये बाहर से कहाँ से अंदर आ गई, ठीक है, दिस इज कमिंग इनसाइड। जैसे बाहर से अंदर आएगी ना, तो वैसे क्या होगा, इस ये फील्ड वाला पार्ट में एंटर करेगा, ये फील्ड है इधर से, ये फील्ड वाले पार्ट पे जैसे ये प्लेट एंटर करेगा, ये प्लेट के अंदर ही क्या होगा, करंट बनना चेंज हो जाए, करंट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये एंटर कर रहा है, इसके साथ ये फील्ड वाले पार्ट पे एंटर करेगा, तो एरिया जो होगा वो फील्ड वाले पार्ट पे बढ़ना चालू हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अब इस प्लेट के साथ फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे इस प्लेट के साथ फ्लक्स बढ़ेगा, इसके अंदर पैदा हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एडी करंट, ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा इसके अंदर जो बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि वो चाहेगा कि नहीं, मेरे में फ्लक्स बढ़ रहा है, मेरे में फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है अगर तो नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्या करेगा, ये करंट ऐसा बनाएगा कि फ्लक्स ना बढ़े। अब वो करने के लिए क्या करेगा, ये अपने आप को थोड़ा स्लो कर लेगा। अगर स्लोली अंदर घुसता है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स बढ़ रहा था तो फ्लक्स नहीं बढ़ पाएगा या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ये नॉर्थ पोल है ना, तो ये अपने यहाँ पे जो एडी करंट बनेगा ना टुवर्ड इन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, यहाँ नॉर्थ पोल है तो इधर भी कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यहाँ अगर है तो साउथ पोल, इधर भी कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। मतलब इधर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें इधर से, ये करंट कैसा फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, ताकि यहाँ पे कौन सा पोल बन जाए, साउथ पोल। देखो साउथ बन गया, ये भी साउथ है, अंदर एंटर कर रहा था, साउथ ने इसको रिपेल किया, इसके साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इसके साथ फ्लक्स बढ़ रहा है तो देखो ये ये ऐसा था, ठीक है, यहाँ मान लो दो मैग्नेट लगे हुए, एक का है साउथ और एक का नॉर्थ, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसे फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है फ्लक्स, तो ऑब्वियसली बात है, फ्लक्स ना बढ़े उसका एक ही तरीका, ये एंटर ही ना करे, यही बात है ना। अगर ये एंटर कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैग्नेट में अगर एंटर कर रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं फ्लक्स इसके साथ बढ़ रहा है, ये एंटर कर रहा है, अगर एंटर ही इसका अगर नहीं होने दे इसको कोई भी तरह से इसका करंट, तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे अगर साउथ पोल है, तो ये इधर करंट कैसा, इधर इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, ठीक है, ये ऐसे साउथ इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, घुसते ही देगा। इधर कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ है, ये ऐसे नॉर्थ इसको रिपेल करेगा। तो अगर इधर नॉर्थ पोल बनेगा मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इधर में बनेगा साउथ पोल, तो करंट कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। इसको हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है, कुछ लफड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, नहीं घुसेगा, अब ये क्या ऐसे घुस रहा, अब ये रिपेल हो, एकदम धीमे धीमे घुसेगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से घुस भी जाएगा, लेकिन अगर मान लो इसको फुल अगर एंटर होने में टाइम लगता है, अगर मान लो 5 सेकेंड,
अब क्या होगा, एंटर करने में टाइम लगेगा इसको 3 सेकंड, ऐसा टाइम कम हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये एंटर कर गया, ठीक है, अब क्या होगा जब ये बाहर निकलेगा ना, ठीक है, बाहर निकलेगा जैसे, तो अब क्या होगा, फिर से फ्लक्स इस पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये मान लो ये ऐसा था, यहाँ मैग्नेट था नॉर्थ और ये साउथ है, ये पूरा का पूरा एंटर कर चुका हुआ। अब जैसे ये बाहर निकलेगा ना, और फिर से क्या होगा, इसके ऊपर जो होगा फ्लक्स जो है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ये चाहेगा कि डिक्रीज ना करे, तो इसको बाहर निकल, डिक्रीज ना करे तो क्या तरीका है, इसको निकलने ही बंद, निकलेगा तब ना डिक्रीज करेगा, फ्लक्स अभी 100 है, ठीक है, 90 80 निकलेगा बट तब ना जाकर के 0 हो जाएगा, अगर डिक्रीज ना होने दो तो उसको निकलने ही बंद। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो करंट बन रहा था क्लॉकवाइज, ये करंट अब यहाँ बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब यहाँ बन जाएगा नॉर्थ पोल, जो बोर्ड पे लिखा है इसको उल्टा, नॉर्थ जहां साउथ था वहां नॉर्थ हो जाएगा, जहां नॉर्थ है वहां पे साउथ हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे बाहर निकल रहा है ना, तो ये जो पोल्स है ना उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ताकि निकलने ना दे, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। जो ये बाहर निकल जाता, मान लो अगर क्या कहते हैं 5 सेकंड में, अब ये बाहर निकलेगा 3 सेकंड में, ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जाने नहीं देगा, अंदर आ रहा है, अंदर आने नहीं देगा, मतलब ऐसे ऐसे बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर आने नहीं देगा, अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जाने नहीं देगा। तो ये क्या होता है, अगर मान लो नॉर्मली इसका अगर हम लोग देखते हैं ना 10 सेकंड अगर इसका ऑसिलेशन टाइम होता है, पूरा एक चक्कर काटेगा 10 सेकंड में, ठीक है, अगर मैग्नेट नहीं होता तो सिंपल पेट्रोल होता ना 2 पाई √L अपॉन G, वैसे 10 सेकंड अगर होता तो यहाँ मैग्नेट रख देते ना, तो इसका मोशन जो होता है ना, ये अगर 10 सेकंड में अगर मान लो रुकता अगर ये, ठीक है, ऐसे अगर मैग्नेट रख देंगे ना, ये मुश्किल से 2 सेकंड में रुक जाएगा, क्योंकि बार बार मोशन, बाहर निकल अंदर आ रहा है मोशन अपोज हुआ, बाहर निकल रहा है मोशन अपोज हुआ, अंदर आ गया मोशन अपोज हुआ, ठीक है, फिर बाहर निकलेगा फिर से मोशन अपोज होगा, और इस तरह से ये जो होता है स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो इसको एक बार समझ में तुमको सबको आना चाहिए, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले, मैग्नेट रख दे, पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब आपको अगर पूछा जाएगा तो इसको यहाँ पे एग्जाम में ऐसा लिख करके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि तुम कभी भी रिवाइज करो ना, तुमको याद हो जाए। एक बार अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लो ना, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, 10 मिनट में छोड़ दूंगा, 10 से 15 मिनट मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना।